नमस्कार दर्शकों, आप सभी का अनंत ज्ञान की होस्ट एंकर सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जानते होंगे कि आज हम हमारे साथ जो हमारे गेस्ट आए हैं उनसे हम बहुत सी बातें सुनेंगे, इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और इतिहास को जानने का मुझे लगता है सभी लोगों को ही इंटरेस्ट होता है, सभी लोग उसके बारे में उत्सुक होते हैं कि हमारे इतिहास में क्या क्या हुआ है। और इसी पन्ने को खोलने के लिए हम आपके सामने सम्मुख हुए हैं हमारे प्रोफेसर, इंग्लिश के प्रोफेसर, मंडी महाविद्यालय के प्रोफेसर हर्ष कुमार जी से, जो कि सरकाघाट कॉलेज से प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस होस्ट एंकर सीरीज में। तो सर, आप कुछ बताएंगे अपने परिवार के बारे में? पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मुझे लगभग एक सदी के लगभग हो गया है जब पिताजी यहाँ आए थे। सबसे पहले उनका नाम कैप्टन इंदर सेन उनको कहते थे। कैप्टन का रैंक उनको मंडी रियासत में मिला था और यहाँ पर राजा साहब, राजा जोगिंदर सेन जी के पास वो लगभग 22 वर्ष तक इस रियासत में रहे, 1948 तक। और उसके बाद फिर उनकी अभी सर्विस बाकी थी, तो शिमला से वो रिटायर हुए 1957 में। बहुत अच्छा सर। सर, आपका परिवार के बारे में हम जानना चाहते हैं कि वो कहाँ से आया था और कब आया था? मेरे दादाजी महिंद्रा कॉलेज पटियाला में एक मॉडल स्कूल हुआ करता था, वहाँ पर वो टीचर थे और उसके बाद वहाँ से वो एज हेडमास्टर रिटायर हुए। हाँ जी। वैसे पीछे गुजरांवाला जो लाहौर से लगभग 40 मील आगे है, वहाँ के रहने वाले थे, लेकिन क्योंकि उनकी सर्विस पटियाला में ही रही, इसलिए पिताजी की भी सारी एजुकेशन महिंद्रा कॉलेज पटियाला से हुई। वहीं वो स्कूल में पढ़े और वहीं कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स ऑनर्स में। पंजाब यूनिवर्सिटी, उस वक्त एक ही पंजाब यूनिवर्सिटी थी, पार्टीशन के बाद तो 2 पंजाब यूनिवर्सिटीज़ हो गई, एक लाहौर रह गई और एक फिर यहाँ हिंदुस्तान में। तो ये हमारा पुराना परिचय है। हाँ जी सर, कुछ स्मृतियां हैं आपके पास ऐसी कि जब आप वहाँ से इधर आए हैं तो क्या यहाँ के हालात कैसे थे? मंडी रियासत के बारे में कुछ आपको अगर धुंधली सी कोई याद हो तो आप बता सकते हो। मेरा तो जन्म मंडी में ही हुआ था। पिताजी यहाँ 8 अप्रैल 1926 में आए थे, तो उस वक्त कच्ची सड़क थी। तो वो सुनाते हैं कि पठानकोट पहुँचे वो पहले पटियाला से, तो वहाँ पर पता करते रहे कि मंडी कहाँ है, क्या है, तो किसी को मालूम नहीं था। बड़ी मुश्किल से किसी एक ने बताया कि एक बस जाती है बैजनाथ, तो वो सुबह जाएगी। अच्छा। ये शाम को पहुँचे थे, तो रात वहीं रुके पठानकोट में और सवेरे उनको वो बस मिली। उस वक्त बस चलती थी, क्लाइव ट्रांसपोर्ट नाम था उसका, ट्रांसपोर्ट का। हाँ जी। तो वो चलती थी, वो सुबह चली और बैजनाथ पहुंची। शाम को ही ये बैजनाथ पहुंचे तो पता किया मंडी के लिए, तो वो कहने लगे बस तो है, लेकिन वो पठानकोट गई है पेट्रोल लेने और वो कल आएगी। तो फिर रात वहाँ गुजारी इन्होंने बैजनाथ में। तो मंडी के सबसे पहले जो व्यक्ति इनको मिले वो लाला हीरा लाल थे, जो कि एडवोकेट रहे हैं यहाँ पे, और वो अपनी सिस्टर को लेने के लिए धर्मशाला से बैजनाथ आए थे। तो वो सबसे पहले उनकी भेंट उनसे हुई। रात वहाँ रहने के बाद अगले दिन सवेरे वो बस आई और सुबह बैजनाथ से चल के रात को, ऑलमोस्ट रात हो गई थी, मंडी पहुँचे। उस वक्त जो बस रुकती थी
वो सिद्ध काली मंदिर जो है हाँ जी, उसके पास एक पेट्रोल पंप था, हाँ जी। वहाँ पे रुकती थी। तो बस वो 8 अप्रैल की बात है जब यहाँ पहुँचे। सर बहुत अच्छा इंसिडेंट आपने उनके बारे में बताया कि मंडी रियासत में कैसे आया जाता था। अब अगला प्रश्न सर मेरा ये रहेगा कि उस समय राजा जोगिंदर सेन जी के कार्यकाल में सरकार में उनका कैसा योगदान था, क्या क्या कार्य किया उन्होंने? ऐसा था, उनका यहाँ आने का कारण जो थे ना, वो थे दीवान दीनानाथ, जो राजा साहब के चीफ मिनिस्टर थे। मेरे जो दादाजी थे उन्होंने दीवान दीनानाथ की बेटियों को पढ़ाया हुआ था। तो दीवान दीनानाथ ने उनसे पूछा कि आपका बेटा ग्रेजुएशन कर रहा था तो क्या उसने कर ली है? तो उन्होंने बताया कि हाँ कर ली है, बीए कर लिया है उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास भेजना। अच्छा। तो उनसे मिले पिताजी पटियाला में। तो उन्होंने फिर पिताजी से कहा कि मेरे पास एक पोस्ट खाली है वहाँ, तो आप मंडी आओ। तो इस तरह से पिताजी का आना मंडी सबसे पहले हुआ। और उसके बाद दीवान दीनानाथ कुछ समय यहाँ बिताकर और वापस चले गए। तो पिताजी ने उनसे कहा कि आप जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्या करूँगा, तो मुझे भी आप ले चलो साथ। तो दीवान साहब ने कहा कि देखो ऐसा है, मैं राजा साहब से पूछ लेता हूँ एक बार। तो उन्होंने राजा साहब से बात की होगी। तो राजा साहब ने कहा कि आप तो जा रहे हो तो जाओ, उनको मत लेके जाओ। तो इसलिए फिर वो राजा साहब के मना करने पर पिताजी यहीं रुक गए। तो दीवान साहब ने उनको कहा कि ऐसा है, मैं वहाँ आपके लिए जगह रख लूँगा, अगर आपको फिर भी लगे कि आपका मन यहाँ नहीं लग रहा है तो आप आ जाना, तो मैं वहाँ आपको एडजस्ट कर लूँगा। बहुत अच्छी तो जानकारी आपने हमें दी सर। अब अगला प्रश्न मेरा ये है कि आप मंडी जब आए, आपके पिताजी कहाँ कहाँ रहे मंडी में? सबसे पहले समखेतर में एक मकान था जहाँ वो रहे कुछ समय के लिए, थोड़ा समय गुजारा। उसके बाद उनको सरकारी रेजिडेंस मिला केसरी बंगला। केसरी बंगला? हाँ जी, उस वक्त केसरी बंगला जो था उसका नाम केसरी बंगला इसलिए पड़ा था कि वो राजा भवानी सेन ने बनवाया था। राजा भवानी सेन का जो राज्य था मंडी पर, वो बहुत कम समय के लिए रहा। बड़ी जल्दी उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1905 में आपको शायद आपने पढ़ा होगा कि एक बहुत बड़ा भूकंप आया था। कांगड़ा बहुत नष्ट हो गया था। तो राजा भवानी सेन भी कहीं गए हुए थे तो वो भी दब गए थे। अच्छा। और उनको निकाला उन्होंने। तो फिर मंडी उन्होंने एक मैदान देख के और उस मैदान में एक सिंगल स्टोरीड बंगला बनाया था अपने लिए। क्योंकि मंडी उस जोन में आ जाता है जहाँ धर्मशाला वगैरह है, जहाँ भूकंप आते जाते रहते हैं, तो इसलिए उन्होंने वो बनवाया था। तो वो फिर गवर्नमेंट क्वार्टर बन गया था। तो पिताजी सबसे पहले फिर समखेतर के बाद वहाँ रहे। तो वहाँ लगभग 9 साल रहे हैं। मेरी 2 बड़ी बहनों का जन्म वहीं हुआ था। उसके बाद फिर उसको हेल्थ सेंटर बनाया राजा जोगिंदर सेन जी ने, और हमें शिफ्ट किया यहाँ मंगवाई मोहल्ले में। आजकल वो जो मकान है वो जुडिशरी के पास है और सीजेएम रहते हैं आजकल वहाँ पे। तो उस मकान में भी लगभग 9 वर्ष रहे हैं, 1948 तक। अच्छा। तो मेरा जन्म इसी मकान में हुआ जो मंगवाई का है। ठीक है सर। सर बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हो और हमें बहुत, मुझे लगता है दर्शक भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसको सुन के। जो सर के टाइम के लोग हैं या उससे पहले वाले भी लोग हैं, उनको अच्छा लग रहा होगा कि वो उस मेमोरी को दोबारा से रिकॉल कर रहे हैं। और सर अगला प्रश्न मेरा ये है, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो आपको, कुछ ऐसे मनोरंजक सी घटनाएं जो आपको कुछ याद हो तो आप बताइए। वैसे राजा साहब के साथ पिताजी का जब डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया दीवान साहब के जाने के बाद, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे राजा साहब से काफ़ी नज़दीकी हो गई। तो जो डिफ़िकल्ट टास्क होते थे
वो राजा साहब उनको बोलते थे करने के लिए। अच्छा। तो एक घटना उनमें से, वैसे तो ये थोड़ा बाद की घटना है, 1947 में जब पार्टीशन हुई तब की घटना है ये, तो वो थोड़ी रोचक एक घटना है। एक फिरोज खान नून हुआ करते थे, जो हाई कमीशन, जो ब्रिटिश हाई कमीशन है वहाँ पे कमिश्नर रहे हुए थे, और उनका जो ज़्यादा समय था वो पाकिस्तान का ही था, और वो पाकिस्तान में कुछ समय के लिए प्राइम मिनिस्टर भी रहे। अच्छा, हाँ अच्छा, जी। हाँ जी। लेकिन वो उनका काफ़ी थोड़े समय के लिए रहे। तो उनका एक मकान कटराई में होता था। अच्छा, उनकी जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रिया की थी। अच्छा। तो यहाँ पे जब ये राइट्स शुरू हुए हिंदुस्तान में, तो वहाँ उनके मकान को आग लगा दी गई। अच्छा, हाँ जी। तो वो भाग के आके उन्होंने पैलेस में शरण ली। तो अब उनको पहुंचाना था बॉर्डर पे। तो राजा साहब ने पिताजी को कहा कि ये काम आप करो। तो अब वो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि लोगों को लग गया था पता कि वो छुपी हैं पैलेस में आके, और घूम रहे थे लोग कि वो निकलें तो मार देना। तो पिताजी ने फिर क्या उसके लिए किया कि रानी साहब की जो कार होती थी ना, वो होती थी ब्लैक शीशे वाली। अच्छा। उसमें से दिखता नहीं था, क्योंकि रानी साहब पर्दा करते थे। तो उन्होंने रानी साहब का फ्लैग लगाया कार पे, और ये फैला दी बात कि रानी साहब जोगिंदरनगर जा रहे हैं। अच्छा। और उनको बिठाया सवेरे सवेरे, जो उनकी वाइफ थी फिरोज खान उनकी, और साथ में शायद उनके एक सेक्रेटरी भी थे, उनको बिठाया और चुपचाप निकल गए वहाँ से। लोगों को इतना ही पता था कि रानी साहब जा रहे हैं। अच्छा। तो पहुँचे जोगिंदरनगर। मेरे चाचा जी शानन में उस वक्त कार्य करते थे। अच्छा। तो वहाँ उन्होंने जाके इनको रेस्ट हाउस में ठहरा के और चाचा जी से खाना वगैरह बनवाया इनके लिए। तो रात को इनको खाना बनवा के दिया, और इनसे कहा कि आप सवेरे 4 बजे तड़के बिल्कुल तैयार रहना। अच्छा। सवेरे 4 बजे पहुँचे उनके पास, और उनको कार में बिठाया, और थोड़ा सा जोगिंदरनगर से अभी निकले थे कि पत्थर, लोगों को पता लग गया था, उन्होंने पत्थर लगा दिए थे। अच्छा। सड़क पे। अच्छा। पर क्योंकि वो अर्ली मॉर्निंग थी, कोई था नहीं उस वक्त, तो उन्होंने वो पत्थर हटवाए जल्दी जल्दी और निकल गए। अच्छा। और उनको फिर हैंडओवर आर्मी को किया। घट्टा में हमारी सीमा होती थी मंडी की, वहाँ जाके आर्मी को हैंडओवर किया, और वो बिल्कुल सुरक्षित पाकिस्तान पहुँच गए। बहुत अच्छा सर, बड़ी अच्छी घटना है ये। उस समय के इंसिडेंट आपने इतना अच्छा सुनाया हमें। सर, अगला जो मेरा प्रश्न रहेगा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने विलय पत्र जब उनको दिया गया और अंतिम दरबार कैसा रहा, सर उसके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे आप? उससे पहले मैं राजा साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना, उसके बारे में एक दो बातें आपको, और बड़ी रोचक बातें हैं। हाँ जी। तो लोगों को पता नहीं है, पता लग जाए, वो बताना चाहूँगा। एक तो जब राजा साहब को अख्तियारात मिले ना, पहले तो वो माइनर थे, तो जब वो 21 वर्ष के हुए तो उनको पूर्ण अधिकार मिले। तो उस वक्त उन्होंने 2 बड़े काम किए। एक तो मंडी रियासत को नजराना चुकाना पड़ता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, उस वक्त यूनियन गवर्नमेंट कहलाती थी उसको। तो राजा साहब ने उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करके और वो चीज़ हटाई। अच्छा। क्योंकि वो जो पैसा बचा फिर उससे मंडी की डेवलपमेंट में उन्होंने लगाया। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक पहला काम उन्होंने ये किया। दूसरा काम ये किया कि राजा साहब को मौत की सज़ा, मृत्यु दंड देने की का अधिकार नहीं था। अच्छा। अच्छा। तो वो उन्होंने अपना अधिकार लिया। हालांकि मृत्यु दंड किसी को नहीं दिया, अपने राज्यकाल में किसी को नहीं दिया, क्योंकि राजा साहब ये कहा करते थे कि मुझे अगर किसी को जीवन देने का अधिकार नहीं है तो लेने का भी नहीं है। बहुत अच्छी बात थी सर। तो बड़े से बड़ा भी जो क्रिमिनल था उसको ज्यादा से ज्यादा आजीवन कारावास देते थे वो, इससे ज्यादा कभी नहीं दिया। तो ये 2 चीजें उन्होंने की।
तीसरा फिर उन्होंने अपने जो स्टेट की डेवलपमेंट के लिए काम किए, उनमें से पहली चीज थी एजुकेशन। हाँ जी। उन्होंने 5 मील के दायरे में कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन कर रखी थी, बहुत अच्छी बात। मंडी नगर के 5 मील के दायरे हाँ में, जी। क्योंकि उनका ये मानना था कि एजुकेशन होगी तभी डेवलपमेंट होगी। हाँ जी। हाँ जी। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने खर्चे पर जो आगे पढ़ना चाहते थे मैट्रिकुलेशन के बाद, लाहौर जाना चाहते थे, उनको वो अपने खर्चे पे भेजते थे और उनको फिर एब्जॉर्ब कर लेते थे वो तो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये 2-3 बड़ी बातें उन्होंने की। और इसके अलावा हॉस्पिटल में, मंडी हॉस्पिटल में जो एक्सरे मशीन थी, हाँ जी। हाँ जी। वो मशीन कांगड़ा के बाद सिर्फ यहीं थी, मंडी में थी। हाँ जी। अच्छा। तो और भी मंडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा काम उन्होंने राजा जी का किए। योगदान। हाँ जी। हाँ जी। अच्छा, अब जो आपने पूछा था कि अंतिम जो दरबार हुआ मंडी में, उसमें क्या हुआ? ऐसा था, राजा जोगिंदर सेन जी के बड़े परम मित्र थे ये सिरमौर के राजा। अच्छा जी। तो इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया था कि हम जो विलय पत्र है, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं, वो इकट्ठे देंगे। तो यहाँ से उन्होंने पिताजी की ड्यूटी लगाई। अच्छा। उससे पहले अंतिम दरबार हुआ, तो दरबार में एक 2 लोग ऐसे थे उनके दरबारी, जैसे एक जोगिंदर नगर के कोई मियाँ साहब थे, वो उठ के खड़े हुए और कहने लगे कि हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपना ये राज्य नहीं जाने देंगे। हाँ जी, स्टेट नहीं जाने देंगे। तो राजा साहब ने इंग्लिश में उनसे ये कहा कि देखो, फ्रॉम किंग टू पॉपर इज अ वेरी हार्ड चेंज। आप लोग इस वक्त एक छोटे से यूनिट के सिटीजन हो, तो आपको तो फायदा ही फायदा है, नुकसान है तो मेरा है। तो मैंने जब ये डिसाइड कर लिया है कि मैं अपना स्टेट जो है वो मिला दूंगा इंडियन यूनियन में, तो फिर आपको इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप तो एक बहुत बड़े देश के नागरिक बन जाएंगे, बड़ी डेवलपमेंट होगी, बहुत कुछ होगा, इसलिए आप इतराज ना करें। तो ये अंतिम दरबार में हुआ। फिर पिताजी को वो साइन करके उन्होंने विलय पत्र दिया और कहा कि आप नाहन जाइए पहले सिरमौर, और उनसे भी बात करके हमने ये फैसला किया इकट्ठे देने का, तो आप वहाँ जाइए पहले। तो पिताजी वहाँ पहुँचे तो राजा साहब कहने लगे कि भाई ऐसा है, मुझे तो किसी ने पूछा ही नहीं, यहाँ उनके ऑफिसर आ गए और मेरे से साइन करा के ले गए। अच्छा। तो पिताजी फिर मंडी का विलय पत्र लेकर गए। तो उस वक्त जो यूनियन होम मिनिस्टर थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको वो हैंड ओवर किया। अच्छा। तो सरदार साहब ने पिताजी को ये कहा, ये उनकी एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, वी नो राजा मंडी इज अ ग्रेट पैट्रियट एंड वी विल लुक आफ्टर हिम। तो उसके बाद फिर आपको पता ही है, राजा साहब को ब्राजील का एम्बेसडर बनाया गया, और उसके बाद उनको टिकट दिया गया एमपी बनने का। एमपी भी रहे हैं वो एक टर्म के लिए। तो ये जो अंतिम मंडी का एक्सेशन हुई इंडिया के साथ, वो ऐसे हुई। सर, अब आपके पिताजी के बारे में हम जानना चाहते हैं कि जब विलय हो गया और हिमाचल बन गया, तो उनका पद कौन सा रहा उसके? ऐसा है, मंडी में क्योंकि वो राजा साहब के एडीसी भी रहे, तो उनको कैप्टन का टाइटल मिला था, ऑनरेरी रैंक था वो। अच्छा। तो उस रैंक के कारण वो फिर कैप्टन इंदर सेन कहलाए। तो उसके बाद जब वो शिमला गए तो एज डायरेक्टर सिविल सप्लाईज गए सबसे पहले। तो उस वक्त हिमाचल अभी पार्ट सी स्टेट कहलाता था, और यहाँ उस वक्त चीफ कमिश्नर जो थे वो थे हेड हिमाचल में। तो चीफ कमिश्नर उस वक्त एनसी मेहता थे। अच्छा। तो एनसी मेहता के बाद फिर ईपी मून बने, जो अंग्रेज थे। तो ही वाज आई थिंक द लास्ट ब्रिटिशर जो हिमाचल छोड़ के फिर गए। तो पहले डायरेक्टर सिविल सप्लाईज रहे,
उसके बाद फिर वो असिस्टेंट सेक्रेटरी बने, हाँ जी, और उसके बाद फिर वो सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हाँ जब जी, हिमाचल को यूनियन टेरिटरी बना दिया हाँ गया। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो सबसे पहले गवर्नर यहाँ जो लेफ्टिनेंट हाँ गवर्नर जी, आए वो थे मेजर हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह, अच्छा। तो उनके समय में वो अपना सेक्रेटरी साथ लाए थे, लेकिन वो थोड़ी देर रह के चले गए। अच्छा अच्छा, तो फिर पिताजी सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए। ओके। उसके बाद फिर बजरंग बहादुर सिंह भद्री हम्म, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के आए। हम्म, तो उनके भी वो सेक्रेटरी रहे, और उनके समय में ही वो सेवानिवृत्त हुए। अच्छा। और उनके सेक्रेटरी बनने के साथ साथ पिताजी सेक्रेटरी फाइनेंस भी रहे, सेक्रेटरी मेडिकल भी रहे। हाँ जी, और ये फाइनेंस सेक्रेटरी, सेक्रेटरी मेडिकल वगैरह रहने के बाद लास्ट में रिटायर हुए 1957 में। अच्छा। लेकिन इन सब के साथ वो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर भी थे। तो हिमाचल की जो पहली विधानसभा थी उसका इलेक्शन भी उन्होंने कराया, दूसरी का भी कराया। अच्छा। अब आपको पता ही है कि उस वक्त लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज थी। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत एक्सटेंसिव टूर किए उन्होंने हिमाचल के। जहां जहां तो मोटरेबल रोड था वहां तो गाड़ी से गए, और जहां मोटरेबल रोड नहीं था वहां हॉर्स बैक पे, घोड़ों पर गए। अच्छा। रामपुर वगैरह के दूर दूर दराज अच्छा। के जो गांव थे हाँ जी, वहां हाँ भी जी। गए, लोगों को एजुकेट किया। हाँ जी। डीसी वगैरह उनके हाँ साथ जी, होते हाँ थे, जी, हाँ जी। तो उनको एजुकेट किया कि किस तरह से वोट डाली इलेक्शन, जाती हाँ है, जी, इलेक्शन का प्रोसेस हाँ, क्या होता हाँ है। जी, हाँ जी। तो ये सारा उन्होंने उस वक्त बताया। और मुझे याद है कि सेकंड विधानसभा के इलेक्शंस के दौरान तो ऑल इंडिया रेडियो शिमला भी बन चुका हुआ था। अच्छा। तो वहाँ से भी उन्होंने लेक्चर दिया था, और हम सब लोग परिवार के लोग बैठ के सुन रहे थे। तो ये याद है मुझे उस हाँ वक्त जी, का। हाँ जी। तो ये सारा प्रोसेस उन्होंने कंडक्ट किया है। दर्शकों, आपको देखिए कितना ज़्यादा ज्ञान सर हमें बता रहे हैं अतीत के बारे में, जो इतिहास के बारे में हम लोग जान रहे हैं। एक प्रश्न और है सर मेरा, कि कुछ ऐसी और घटनाएं हैं जो आपकी मेमोरी में हो और आप सुनाना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो हमारे दर्शकों के साथ? कुछ एक दो घटनाएं रियासत के काल की पिताजी सुनाया करते थे। उनमें से एक घटना ये थी, जैसे मैंने बताया कि राजा साहब सिरमौर वो उनके बड़े मित्र थे। तो एक बार ये दोनों दिल्ली गए हुए थे, तो वहाँ पर ये महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे। अच्छा। तो इनके जो राजा मंडी के जो और एम्प्लॉय थे, हाँ जी, हाँ जी। वो गए प्यारेलाल जी के पास जो सेक्रेटरी होते थे महात्मा गांधी के, और उनसे पूछा कि जी समय बताइए, ऐसे मिलना चाहते हैं। तो प्यारेलाल जी ने कहा कि भाई ऐसा है, वो तो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो वो नहीं मिल पाएंगे, और उन्होंने रात को कश्मीर भी जाना है, तो इस वक्त तो समय है नहीं। तो जैसा मैंने बताया कि जो भी डिफिकल्ट टास्क होता था वो पिताजी के हिस्से में आता था। तो राजा साहब ने कहा उनको कि भाई आप जाओ। तो वो कहने लगे कि आपके वो पूछ आए हैं, वो समय नहीं है उनके पास, तो मैं कैसे समय ले लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, यू गो। तो गए वो, तो उन्होंने प्यारेलाल जी से बात की, उन्होंने वही बात बताई। तो पिताजी ने कहा देखो ऐसा है कि हो सकता है कि राजा साहब से मिलने के बाद वो कश्मीर उनको जाना ही ना पड़े। अच्छा। तो आप उनको समय दे दीजिए थोड़ा। तो प्यारेलाल जी कहने लगे अच्छा ऐसी बात है। तो पिताजी ने कहा हाँ ऐसा ही है। तो उन्होंने कहा कि भाई और समय तो है नहीं, पर वो जब प्रार्थना सभा उनकी होती है ना मंदिर, बिरला मंदिर में, उसके बाद वो थोड़ी देर सैर करते हैं, तो उस वक्त आप मिला दीजिए उनको। तो पिताजी आए वापस, उन्होंने बताया। तो एक फोटो भी है पैलेस में लगी हुई। अच्छा। हाँ, राजा साहब ने दोनों के कंधे पे महात्मा गांधी ने हाँ दोनों राजाओं के कंधे पे हाथ रखा हुआ है और टहलते हुए उनकी फोटो है। तो एक घटना तो ये है। एक घटना और थी कि मंडी में एक समय ऐसा आया कि जब यहाँ की जो आर्मी थी उसने बगावत कर दी। अच्छा। और
क्योंकि ज़्यादातर गांव के लोग होते थे आर्मी में, तो गांव और शहर का मसला बन गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब बड़ी दिक्कत हो गई, हाँ जी। क्योंकि आर्मी में तो ज़्यादा वही लोग हाँ थे। जी हाँ जी तो राजा साहब ने पहले अपने एसपी को भेजा हाँ जी। कि भाई आर्मी का इंतज़ाम करो कहीं बाहर से, क्योंकि ये तो बहुत ख़तरनाक मोड़ ले सकती है ये चीज़। तो वो गए और जो कमांडर वगैरह थे धर्मशाला गए, कांगड़ा, हाँ जी। और फिर वहाँ से वापस आ गए। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं भेज सकते। तो अब फिर पिताजी की बारी आई। अच्छा। तो उन्होंने कहा आप जाओ। तो उन्होंने कहा कि आपके एसपी तो वापस आ गए, हाँ जी। तो मुझे कैसे दे देंगे वो? बोले नो, यू गो। तो ये गए वहाँ। तो जाके कांगड़ा में इन्होंने जो कमांडर थे वहाँ पे उनको कहा कि देखो ऐसा है, इफ मंडी बर्न्स विल कांगड़ा बी सेफ। तो उनके दिमाग में बात आ गई। तो उन्होंने कहा भी ऐसा है, मैं परमिशन देने वाला कोई नहीं है, परमिशन आपको जलंधर से मिलेगी। अच्छा। तो आप वहाँ जाओ। तो पिताजी फिर जलंधर गए और वहाँ से परमिशन लेके आए। तो एक गोरखा आर्मी जो थी उस वक्त, गोरखा रेजिमेंट, हाँ, उसको यहाँ मंडी भेजा गया। अच्छा। और वो जो बॉयज स्कूल है, विजय हाई स्कूल है, वहाँ पे उनको ठहराया गया था। और जब मामला शांत हुआ तो फिर वो वापस गए। पर ये समय ऐसा था जबकि जो ये राइट्स थे पाकिस्तान बनने के, वो शुरू हो चुके थे। तो एक बार तो जलंधर रेलवे स्टेशन पे गोलियां चल गई। अच्छा। और पिताजी को लेट के अपनी जान बचानी पड़ी वहाँ पे। अच्छा। तो ऐसा डिफिकल्ट सिचुएशन हाँ उस जी। वक्त थी। तो ये एक दो घटनाएं हैं उस वक्त की। सर कोई एक घटना ऐसी मंडियाली में बता दो, आपसे भी सुनना चाहेंगे। मंडियाली अंदर तो से क्या लाए? ऐसा है, पिताजी जो काफी शौक हुआ था हंटिंग करने का भी, हाँ जी हाँ जी। और वो स्पोर्ट्समैन भी थे इसमें। हाँ जी। तो यहाँ पे राजा साहब जब फ्री हुए थे अपने दफ्तर में, ये आपको एक और बात बता दूं कि राजा जोगिंदर सेन जी बहुत इंटरेस्ट लेते थे अपनी स्टेट की डेवलपमेंट में, और वो बाकायदा ऑफिस अटेंड करते थे। तो जब ऐसे ऑफिस से फ्री हुए थे तब पिताजी टेनिस रे बड़े अच्छे प्लेयर थे। अच्छा। तो यूँ टेनिस खेलाए थे शाम सांझा जरूर। अच्छा अच्छा। तो दूसरा जो पिताजी का शौक था से था शिकार करने का। हाँ जी हाँ जी। तो एवरी संडे यूज्ड टू गो। तो कोई कलेसा, हिरन वगैरह इस तरह की चीजें होती थी, शिकार करें। तो एक बार ये हुआ कि इतनी मंगवाई जब ऐसे आई गिरे थे, तो इतनी मदर जो आवाज आई तेंदुए रे गुर्राने रे मिर्ग बोला ता पता एड़ा लग्या कि एक मिर्ग जिथी बे वेटरनरी हॉस्पिटल आ तिथी लुखीरा था घा अंदर। तब केस किए थे जो जंगली बिल्ला समझी गने पत्थर मारी था। अच्छा अच्छा। तो से उठिया ते थिला और सड़का पर आई गया। तो जो भी दस जो मिलते गए से घायल करता गया। अच्छा अच्छा। तो मदरों जब आवाज आई तो तिना सर्वेंट भेजा, पिताजी रे पीछे से सैर करते गए थे, तो तिना बुलवाया। तो स्यों आए तो तितने से एक लौड़ा था सड़का पर, तिस लौड़ से घोड़िया तिस तेंदुए कने तिस जो काफी घायल करता था। तो से जाई कने जिथी हैसबी कारखाना तिथी एक पुराना मुसलमान रा मकान हुआ था, तिथी नाले अंदर बड़ी है। अच्छा अच्छा। ता पिताजी बंदूक लेके गए, ता जिथी बे वेदिया रा मकान आ नीचे नाले रे नीचे, तिथी भी एक पुराना मकान था। से खिड़की खोली थी ना और गोलियां चलाई कने ते जो बाहर काढ़िया पहले। अच्छा अच्छा। तो से बाहर आया ते बे जो शूट किया तो से मर गया। ता तितनियों एक बड़ी बुढ़ी मुसलमानी निकली बाहर। ता बोलाई भाग्य आऊनी निकली बाहर, मैं देना था सिर्फ पेट फाड़ी। सर बड़ा इंटरेस्टिंग और मंडियाली में जेड़ा बोलिया तुसे से बहुत ही अच्छा लगा सुन के, बड़ा मजा आया। सर ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मंडियाली अंदर बोलूं। सर आपके पिताजी मतलब जब सेवानिवृत्त हुए उसके बाद उन्होंने क्या किया टिल जब तक लास्ट ब्रेथ? अच्छा,
पिताजी का जो जन्म था ना वो 10 नवंबर 1900 को हुआ था और मृत्यु उनकी 12 अक्टूबर 2001 में हुई, यानी 101 वर्ष के होने वाले थे। तो रिटायरमेंट के बाद वो जब मंडी आए तो शिवरात्रि मेला कमेटी में प्रेसिडेंट रहे कुछ समय के लिए, और फिर जो आर्य समाज मंडी है, क्योंकि उनको आर्य समाज में ही शुरू से इंटरेस्ट था, तो आर्य समाज मंडी के भी कुछ समय के लिए प्रेसिडेंट रहे। तो उनके कार्यकाल में जो आर्य समाज है उसकी जो पुरानी बिल्डिंग थी उसको गिराकर और उनकी जो टीम थी सारी जो आर्य समाज के लोग थे उनको साथ लेकर कुछ लोगों की डोनेशन से उन्होंने फिर ये नई बिल्डिंग आर्य समाज की बनाई। तो ताउम्र वो आर्य समाज के ही फॉलोअर रहे और आना जाना उनका आर्य समाज में लगा रहता था। तो ये उनका मेन कार्य था। और उसके अलावा मेरे जो मदर थे वो भी लाजवंती इंद्र सेन उनका नाम था। तो वो भी सोशल वेलफेयर बोर्ड जब बना था, आपको शायद पता होगा, थोड़ा सा बता दूं आपको उसके बारे में। दुर्गाबाई देशमुख सीडी देशमुख होते थे पंडित नेहरू के कैबिनेट में मिनिस्टर, उनकी वो वाइफ थी। तो जो अपना भारत का संविधान बना था उस संविधान में एक लेडीज का ग्रुप भी था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लेडीज का ग्रुप भी था, तो उसकी भी वो मेंबर थी। तो शी वॉज अ ग्रेट वुमन, काफी मशहूर थी अपने समय में। तो उन्होंने ये सोशल वेलफेयर बोर्ड की स्थापना की थी। स्थापना भी की और उसकी प्रेसिडेंट भी रही। तो फाउंडर मेंबर थी वो। तो यहाँ हिमाचल में भी सोशल वेलफेयर बोर्ड की ब्रांचेस थी। तो मेरे मदर जो स्टेट का एडवाइजरी बोर्ड था उसकी मेंबर रही हैं। तो विद्या स्टोक्स जो मिनिस्टर रही हैं कांग्रेस गवर्नमेंट में, उनकी माता जी सुभद्रा अमीचंद उनका नाम था, वो स्टेट वाइस प्रेसिडेंट रही हैं, वाइस चेयरमैन उस बोर्ड की। हाँ जी। तो सोशल वेलफेयर बोर्ड जब तक रहा मदर उसकी मेंबर रही, और उसके बाद फिर महिला मंडल बन गए तो वो उनकी मेंबर भी रही। तो लास्ट में फिर वो चेयरमैन सोशल एंड मॉरल हाइजीन रही हैं मंडी में। तो काफ़ी उनके लेक्चर्स वगैरह भी होते रहते थे। चौटे में भी एक लेक्चर मुझे याद है उनका हुआ था, जहाँ ये होटल शिराज होता था उसके सामने। तो डीसी वगैरह भी अटेंड करते थे। तो काफ़ी उन्होंने भी इस दौरान काम किया है। और एडवाइजरी बोर्ड, सोशल वेलफेयर बोर्ड की मेंबर जब वो थी, तो मंडी की बहुत सारी विधवा और गरीब जो औरतें थी उनको उसमें नौकरी दिलाई, क्योंकि ये सोशल वेलफेयर बोर्ड में एक दाई और एक क्राफ्ट टीचर ये हुआ करती थी अलग अलग सेंटर्स में। तो बहुत लोगों को की हेल्प की इस तरह से उन्होंने। और फिर 1960 के दशक में यहाँ एक ब्रह्मचारी सतीश चंद्र जी आए थे आर्य समाज के। तो उन्होंने यहाँ पे स्त्री समाज की स्थापना की। तो उसकी वो प्रधाना रही अपने अंत समय तक। जब वो बिस्तर पे हो गई, कुछ समय उनको बिस्तर पे ही बिताना पड़ा, तो उस वक्त उन्होंने अपनी जो लेडीज थी उनको बहुत कहा कि आप किसी और को बना लो अब, क्योंकि मैं नहीं अब आ जा सकती वहाँ पे। पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप जब तक हैं आप ही रहेंगे। तो इस तरह से वो भी अंत तक प्रधाना रही। सर बहुत अच्छा, हम लोगों को इतिहास के पन्ने जो हमने पलटे हैं और उससे हमें जो नॉलेज मिला सर से, मुझे लगता है सबको ही आनंद आया होगा। जो भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको अपने मंडी रियासत के बारे में जानने का मौका मिला। तो सर अब मैं आपसे एक पर्सनल, अब आपके टाइम की बात करती हूँ सर। तो मंडी जो वल्लभ महाविद्यालय था उसके बारे में कुछ बताएंगे, कैसे उसकी स्थापना हुई और क्या क्या उसमें हर्डल्स भी आए, या कब से वो स्टार्ट हुआ सर? मंडी वल्लभ महाविद्यालय से मेरा तो नाता इतना रहा है इतने वर्षों का कि मैं पढ़ा भी यहीं, पढ़ाया भी यहीं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो, उसके लिए जिनको श्रेय जाता है
वो थे राजा जोगिंदर सेन जी के बड़े पुत्र युवराज यशोधन सिंह। ओके। अच्छा। तो वो मंडी के पहले डिप्टी कमिश्नर बनाए गए जब स्टेट्स का विलय हो गया। अच्छा। हाँ जी, इंडियन यूनियन में। हम्म। तो सबसे पहले वो डिप्टी कमिश्नर थे। तो उन्होंने एक जीएल शर्मा करके ट्यूटर हुआ करते थे महाराजा लक्ष्मण सेन जो सुकेत के हाँ थे जी। उनके बच्चों के। अच्छा। तो उनको बुलाया और उनकी एडवाइस ली और इन दोनों ने मिलके फिर यहाँ पे कॉलेज की स्थापना की। और उसके बाद क्या हुआ कि वो तो वापस चले गए आर्मी में। अच्छा। आर्मी में होते थे यशोधन सिंह जी। उनको सिविल की नौकरी नहीं भाई। अच्छा। तो वो चले गए वापस आर्मी में। और बड़ी जल्दी मंडी कॉलेज को बंद करने के ऑर्डर्स आ गए। अच्छा। कि ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है तो इसको बंद कर दिया जाए। स्टूडेंट्स कम रहे होंगे शुरू में। तो क्लासेस भी उस वक्त विजय हाई स्कूल में चलती थी। अच्छा। इनकी अपनी बिल्डिंग भी नहीं थी। तो यहाँ का एक डेपुटेशन जो चीफ कमिश्नर थे हिमाचल के एनसी मेहता, फर्स्ट चीफ कमिश्नर, उनको मिला। वो 1949 तक रहे हैं चीफ कमिश्नर। उसके बाद फिर ईपी मून बने थे। तो उनको मिला वो डेपुटेशन और उन्होंने कहा कि देखिए एक ही तो चीज़ है जो मंडी के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। तो इसका बंद होना तो बहुत बुरा होगा। तो आप इसके लिए कुछ कीजिए। अब ये जो एनसी मेहता थे ये भी गुजरात से थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को अच्छी तरह से जानते भी थे। तो ये मिले उनको जाके और उनको कहा कि देखिए आपके नाम के ऊपर एक कॉलेज की स्थापना हुई है मंडी में और उसको बंद करने के भी ऑर्डर आ गए हैं। तो ये तो बड़े शर्म की बात हो जाएगी। तो इसके लिए कुछ कीजिए। तो फिर सरदार साहब ने उसमें इंटरफेयर किया और उन्होंने फिर ऑर्डर्स भेजे और ये मंडी का कॉलेज फिर उसके बाद सुचारू रूप से चलता रहा। और ऐसा हुआ कि राजा साहब की जो आर्मी थी वो एक लंबी सी बैरक्स होती थी जहाँ अब मंडी कॉलेज की नई बिल्डिंग बनी हुई है, जहाँ कुछ देर आईआईटी के लिए क्लासेस चलती हैं। तो उस बिल्डिंग से पहले एक लंबी सी बैरक हुआ करती थी। वहाँ वो रहते थे, इनकी जो आर्मी के लोग थे। तो वो खाली हुई क्योंकि जो इनकी आर्मी में कार्यरत थे वो फिर इंडियन आर्मी में एब्जॉर्ब होते गए। तो वो खाली हो गई। तो वहाँ पर फिर एक फाउंडेशन स्टोन ले किया ईपी मून ने 1948 में। तो वहाँ पर फिर क्लासेस चलनी शुरू हुई। तो तब ये सुचारू रूप से फिर कॉलेज चलता गया। फिर नई नई बिल्डिंग्स बनती गई और ये कॉलेज चलता रहा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपसे इतनी ज्ञान भरी बातें हमने सुनी, दर्शकों ने भी सुनी हैं। और भविष्य में भी मुझे लगता है कि अगर आपसे कभी और रूबरू होने का मौका मिलेगा हमें तो हम फिर से आपके पास आने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू दर्शकों, आप लोगों ने भी आनंद उठाया होगा इस टॉक का। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।